Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. Here we will talk about Vedanta philosophy, especially about Advaita Vedanta propounded by Adi Shankaracharya. So this topic is very useful from our syllabus paper to Indian culture point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं जिस कारण से हम ये आर्टिकल कवर कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 12 फीट का ऊंचा एक स्टैचू इनॉग्रेट किया है, अनवील किया है एट केदारनाथ। दिस स्टैचू बिलोंग्स टू आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य जी के बारे में और हम समझेंगे और इस आर्टिकल की मदद से देखेंगे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। उनकी ये 12 फुट ऊंची स्टैचू अनवील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में। और केदारनाथ वो जगह मानी जाती है जहाँ पे आदि शंकराचार्य ने समाधि ली थी एट द एज ऑफ 32 ईयर्स इन 9th century AD। तो ये डाइड इन द ईयर 1820 और यहाँ पे आकर के उन्होंने केदारनाथ में यहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी, जिस कारण से यहाँ पे स्टैचू बनाई गई है। आदि शंकराचार्य जी की बात अगर की जाए तो ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज जिसका नाम था कलारी इन केरला ऑन द बैंक ऑफ रिवर पेरियार एंड ही लिव्ड ओनली फॉर 32 years फ्रॉम 1788 AD to 820 AD and at the age of 32 he attained samadhi at this particular place in केदारनाथ। अब अगर शंकराचार्य जी का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ही चीफ प्रोपाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांता। क्या है अद्वैत वेदांता, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे। इससे आपको पूरी की पूरी इंडियन फिलॉसफी बहुत हद तक समझ आ जाएगी। और लेकिन आपको अभी यहीं थोड़ा उनका कंट्रीब्यूशन समझा देता हूँ। आपने हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ रखा होगा कि 6th century BC से ही, जब से बुद्धिज़्म जैनिज़्म वॉज ऑन द राइज, तब से ही धीरे धीरे इंडिया के अंदर जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है वो डिक्लाइन होने लगा। उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम होने लगी, क्योंकि सनातन धर्म वॉज फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक मेनी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस, एनिमल सैक्रिफाइसेस, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, जिस कारण से धीरे धीरे पीपल वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, डिसइंचेंटेड विथ Sanatan Dharma and its rituals, and slowly people were now getting attracted towards new religious ideologies that were getting popular, and that was Buddhism and Jainism. बुद्धिज़्म जैनिज़्म हमारे देश में लगभग 1000 सालों तक बहुत पॉपुलर रहा। यू मे कॉल इट फ्रॉम 5th-6th century BC to 5th-6th century AD। और बुद्धिज़्म जैनिज़्म भी धीरे धीरे जो हिंदुइज़्म में देखा गया, बाद में कई सारे इस तरह के सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, जैसे बुद्धिज़्म के अंदर खासकर महायान बुद्धिज़्म में बुद्धा की पूजा की जानी शुरू कर दी गई। बाद में वज्रयान आ गया जो एक तांत्रिसिज्म है बुद्धिज़्म के अंदर। तो बुद्धिज़्म या जैनिज़्म के अंदर भी थोड़े से डीजनरेशंस हुए, थोड़े से इस तरह के प्रैक्टिसेस आने शुरू हुए विच मेड इट अनपॉपुलर। और एट द सेम टाइम आदि शंकराचार्य जी शुड बी गिवन कॉन्ट्रीब्यूशन और शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन मेकिंग सनातन धर्म पॉपुलर अगेन। कोई भी फिलॉसफी पॉपुलर कैसे होती है, देखिए बुद्धिज़्म हो या जैनिज़्म हो, ये कैसे पॉपुलर होंगे, कैसे मास कनेक्ट होंगे। पॉपुलर होना मतलब मास कनेक्ट, जब उसके पीछे की फ़िलॉसफी जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी और उसका जो कम्युनिकेशन होगा उस फिलॉसफी का वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की फ़िलॉसफी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जब बुद्धा हिमसेल्फ प्रोपाउंडेड हिज फिलॉसफी 4 नोबल ट्रुथ, या जैनिज़्म की जो फिलॉसफी है अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये काफ़ी लॉजिकल थे। लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर भी कई सारे इस तरह के सुपरफिशियल रिचुअल्स आने लगे और ये जो रिलीजन्स हैं बुद्धिज़्म जैनिज़्म ये कम पॉपुलर होने लगे, क्योंकि फ़िलॉसफी पे कम और रिचुअल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना शुरू कर दिया गया। और उसी टाइम में फिर आदि शंकराचार्य जी ने जो हिंदू फिलॉसफी है या सनातन फिलॉसफी है
उसको काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से वापस से लॉजिकल तरीके से डेवलप किया, और जिस कारण से सनातन धर्म अगेन बिकेम पॉपुलर बाय 7th 8th 9th सेंचुरी AD। और यही कारण है कि आज इंडिया में वापस से इतने सारे हिंदू हैं। सो आई एम नॉट मेकिंग एनी रिलीजियस कमेंट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू a historical understanding about how different religions got popularity in India in different phases of time and why they declined. Declination happens only when the philosophy part is given up, the logic part in a particular religion is given up. आप कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हो तो लॉजिक होना चाहिए ना। जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म इसीलिए पॉपुलर हुए कि भाई एक तरफ एग्रेरियन इकोनॉमी है हमारी, एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, दूसरी तरफ हम जो एग्रीकल्चर करने वाले जो हमारे एनिमल्स हैं, जिनको जो ऑक्स वगैरह बीस्ट एनिमल्स हैं, उनको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो इट अपीयर्ड इलॉजिकल हिंदुइज्म। बाद में इसी हिंदुइज्म को लॉजिक देने में काम किया है शंकराचार्य जी ने। उन्होंने फिलॉसफी दी है अद्वैत वेदांता की, जिससे हिंदुइज्म की फिलॉसफी भी काफ़ी लॉजिकल हो गई। उसके अलावा इनका दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ही इस्टेब्लिश्ड 4 मठ इन 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम एंड द्वारका। अब जरा समझते हैं कि आखिर उन्होंने क्या फ़िलॉसफी दी है, कैसे हिंदू फिलॉसफी या सनातन फिलॉसफी को उन्होंने वापस से लॉजिकल बनाया है। तो देखिए, ये पूरी की पूरी इंडियन फिलॉसफी है। अगर कोई फिलॉसफी का स्टूडेंट है, फिलॉसफी ऑप्शनल का स्टूडेंट है, तो उसको ये डायग्राम काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये पूरी की पूरी फिलॉसफी जो इंडियन फिलॉसफी को, ये पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है वो इंडियन फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है। इंडियन फिलॉसफी में देखिए 2 ही अप्रोचेज हैं, आस्तिक या नास्तिक। आस्तिक नास्तिक का गॉड से लेना देना नहीं है यहाँ। आस्तिक नास्तिक से मतलब है कि वेदर वन पर्टिकुलर ट्रेडिशन बिलीव्स इन वेदाज और नॉट। तो आई होप आप वेदाज समझते हैं। 4 और वेदाज लिखे गए, ऋग्वेद सबसे पहले, फिर सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सबका अपना अपना पर्पस है। वेदाज आर मोस्टली मेड अप ऑफ हिम्स। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, और इनफैक्ट सबसे पहले ये जो वेदाज भी हैं ये लिखे बाद में गए हैं। दे हैव बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू वर्बल रिसाइटिंग। तो लगभग माना जा रहा है कि 1500 BC के आसपास में ऋग्वेदा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास करते रहे हम लोग ह्यूमंस थ्रू वर्बल रिसाइटिंग, और बाद में जाकर के समवेयर नियर 600 BC इसको कोडिफाई किया गया। तो ये था अबाउट ऋग्वेदा, जो अर्लीस्ट वेदा। वापस से इंडियन फिलॉसफी पे आइए। जो फिलॉसफी मानती है इन वेदांत या उपनिषद, अब क्या है उपनिषद वो भी मैं बताऊंगा, जो उनमें भरोसा रखती है और जो उनके सोर्सेज जो वेदांत की फ़िलॉसफी के बेसिस पे ही अपना स्ट्रक्चर जिन फिलॉसफी का डेवलप हुआ, उनको हम लोग मानते हैं आस्तिक फिलॉसफी। दे हैव बिलीव इन वेदांत। जो इसमें नहीं मानते हैं वो होते हैं नास्तिक। नास्तिक हमारे देश में 3 ही मेन फिलॉसफीज़ हैं या रिलीजन हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड चारवाक। चारवाक आई होप आपको पता होगा, मटेरियलिस्टिक स्कूल को बिलोंग करते हैं। अब आस्तिक यानी कि जो वेदांत में बिलीव करते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं, अथिस्टिक एंड थीस्टिक। अथिस्टिक हु रिजेक्ट गॉड, हु डू नॉट बिलीव इन गॉड, दे बिलीव इन वेदास बट नॉट इन गॉड। वैसे हैं सांख्य, न्याय और विशेषिका। और हैं दूसरे हैं थीस्टिक। थीस्टिक दोज हु बिलीव इन वेदास एट द सेम टाइम दे डू नॉट रिजेक्ट गॉड। इसमें फिर आ जाएंगे योग फिलॉसफी, मीमांसा फिलॉसफी, और फिर वेदांत एंड नियो वेदांता। और वेदांता फिलॉसफी जिसको उत्तर मीमांसा ही बोलते हैं या लेटर मीमांसा, उस वेदांता फिलॉसफी के अंदर 3 मेन फिलॉसफी हैं, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद एंड द्वैतवाद। इन तीनों को मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में बताऊँगा। और उसके पहले मैं आपको बता रहा था कि हमारे देश में 4 जो हिंदू ट्रेडिशंस, उसके 4 मुख्य वेदाज हैं। ये वेदाज लिखे गए हैं बाद में। पहले तो ये श्रुति के फॉर्म में, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन के फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हुए हैं। देखिए, माना ऐसा जाता है, आई अंडरस्टैंड कि आज का जो टॉपिक है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपका फिलॉसफी बैकग्राउंड नहीं है तो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ध्यान दीजिए, माना ऐसा जाता है कि भगवान ने खुद आकर के ऋषि मुनियों को बताया, उनको श्रुति दी अबाउट दिस वेदास, दीज वेदास, श्रुति। और फिर स्मृति के कारण यानी कि वर्बल रिसाइटेशन के कारण ये वेदाज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हुए, और बहुत बाद में जाकर के इन वेदास को कोडिफाई किया गया। तो इस तरह से लिखा गया। अब हर वेद, जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हर वेद के लिए अपनी अलग से सेट ऑफ बुक्स हैं उनको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे ऋग्वेद की अपने हैं संहिताज, उनके हैं ब्राह्मणास, उनके हैं आर्यनकास, और ऋग्वेद के हैं फिर अंत में उपनिषद। वैसे ही सामवेद के हैं अपने संहिता, ब्राह्मणा, आर्यनका एंड उपनिषद।
Similarly, for Yajurveda and Atharvaved, we are more interested in this term Upanishad. Upanishads is also known as Vedanta. वेदांता नाम से समझिए एंड ऑफ वेदा. एंड यानी कि जो भी वैदिक ट्रेडिशंस हैं, वेदा इसमें क्या हिम्स लिखे हुए हैं, पूजा पाठ के जो आप कहिए भजन लिखे हुए हैं, हिम्स. अब वेदा में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ऋग्वेद में, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, उन सब का लॉजिकल फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन है उपनिषद में. तो हर वेद का अपना उपनिषद है, कुछ कुछ अपने उपनिषद हैं, और लॉजिकल फिलोसफिकल बातें कि इसका क्या एक्चुअल मतलब है, क्या इसके पीछे की एक्चुअल फिलोसफी है, वो लिखी गई है उपनिषद में. और इसीलिए उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहते हैं, एंड ऑफ वेदा. हियर द वेदास आर एक्चुअली डिफाइंड और एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फिलोसफी, एंड दैट इज वाई वेदांत इज नोन एज एसेंशियल फिलोसफी ओरिजिनल टू हिंदूज. इट इज़ फाउंटेन हेड ऑफ हिंदू फिलोसफी. ये फिलोसफी का हाइट है. देखिए यहाँ पे तो आपने हिम्स वगैरह लिख दिए, लेकिन उसका पीछे का लॉजिक, एक्सप्लेनेशन, ये सब आएगा बाद में, जब बाद में लिखे गए उपनिषद या वेदांता. तो वेदांता इज द फिलोसफिकल सेगमेंट. आई होप नाउ यू आर गेटिंग रिलेशन बिटवीन वेदा एंड वेदांता. मैं फिर से सिंप्लीफाई कर दूँ. वेदा जो हमारे ऋषि मुनियों को श्रुति दे करके गए भगवान, गॉड हिमसेल्फ, और फिर स्मृति के बदौलत, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वर्बल कम्युनिकेशन के बदौलत ये वेदास कंटिन्यू हुए फॉर मैनी ईयर्स. बाद में इनको लिखे गए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. हर वेद का अपना अपना एक्सप्लेनेशन है, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन. जैसे ऋग्वेद के अपने हिम्स हैं, उनका रिचुअल, उसमें कौन कौन से रिचुअल्स हैं, उसमें फॉरेस्ट एरियाज, वो लोगों ने जाकर के फॉरेस्ट में जाकर के जो मेडिटेशन करके चीज़ें सीखी हैं वो आर्यनिकाज हैं. उपनिषद सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपनिषद में हर वेद का अपने अपना उपनिषद है, और उपनिषद में हर वेद की अपनी फिलॉसफी लिखी हुई है, फिलॉसफिकल एस्पेक्ट. अब जरा समझते हैं वेदांत फिलॉसफी. वेदांत अपने आप में फिलॉसफी है, हाईएस्ट एंड फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन फिलॉसफी. वेदास का पूरा फिलॉसफिकल एस्पेक्ट यहाँ एक्सप्लेन किया गया है. तो अब जरा समझिए वेदांत फिलॉसफी कहता क्या है. ये जितने भी वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनकी अलग अलग उपनिषद या वेदांत में मोर और लेस यही बातें लिखी हैं. ध्यान से समझिए. बातें लिखी हैं कि हम जो इंसान हैं, मेनली हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, वो है सोल. जो ऊपर से हम मैटर देखते हैं, हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो है हमारा सोल, आत्मा. तो क्या रियल है हमारे अंदर? आत्मा. ये जो बॉडी है ये तो वस्त्र मात्र है, बस ये मैटर है, ये आज नहीं तो कल डिस्ट्रॉय हो जाएगी. सो ये जो बॉडी है मटेरियल थिंग, इट इज़ नॉट परमानेंट, इट इज़ नॉट द रियल वी. द रियल वी आर द आत्मा, सोल या सेल्फ. लेकिन ये जो हमारा सेल्फ है ना, जिसको हम फील कर पाते हैं कि ये मैं हूँ, मैं, ये भी अल्टीमेट रियलिटी नहीं है. अल्टीमेट यानी कि हाईएस्ट रियलिटी है भ्रम. और ध्यान दीजिए, ये भ्रम नहीं है, ब्रह्म है. भ्रम, ब्रह्म, सत्य, जगत मिथ्या जो आप कहते हैं ना, ये भ्रम नहीं है. भ्रम मतलब होता है इल्यूजन. तो ये है ब्रह्म. तो ये कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी है ब्रह्म, जिसको आप ब्रह्मांड कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं. और हमारा बॉडी के अंदर भी जो हमारी ट्रुथ है, वो हमारा रियल एस्पेक्ट जो है वो हमारा सोल है. ये मैटर जो है हमारा शरीर वो नहीं है. और जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमारे आसपास में दिखता है, चाहे हमारा खुद का शरीर हो, दूसरों का शरीर हो, ये दुनिया है मैटर से बनी हुई, टेबल, चेयर, सड़कें, ये सब कुछ को कहा गया है जगत, दुनिया. और फिर ये लोग कहते हैं, तो मतलब तीन चीज़ें हो गई. देखिए, एक हम खुद सेल्फ या आत्मा, दूसरा ब्रह्म या परमात्मा, और तीसरा जगत, मटेरियल वर्ल्ड. और जो जगत है, दिस इज़ कम्प्लीटली इल्यूजन, ये रियल है नहीं. व्हाट हैपेंस कि जब हमारा सोल या हमारा सेल्फ या हमारा आत्मा इल्यूजन में आ जाता है, जब उसकी ट्रू नॉलेज जो है वो किसी कारण से कवर अप हो जाती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि हम इच्छाओं से प्रेरित होकर के काम करने लगते हैं. तो जब हमारा नॉलेज लिमिटेड हो जाता है किसी कारण से, इच्छाओं से प्रेरित होकर के जब हम सेल्फ काम करने लगता है, तो होता क्या है कि हमें ये जगत एहसास होता है. आई अंडरस्टैंड दिस माइट बी कॉम्प्लिकेटिंग यू, बट ये कहते हैं कि तीन ही चीज़ें हैं, सेल्फ यानी कि आत्मा, परमात्मा, और जगत. जगत जो है वो रियल सेंस में एग्जिस्टिंग है नहीं. जगत हमें इसलिए महसूस होता है हम सेल्फ को, क्योंकि हम माया के अंदर हैं, इल्यूजन के अंदर हैं, इल्यूजन ऑफ नॉलेज. द डे हमने इस इल्यूजन को निकाल दिया, हमें समझ आ जाएगा कि ये जगत मिथ्या है, जगत कोई रियल चीज़ है नहीं. अल्टीमेट रियलिटी इज़ भ्रम,
जो अल्टीमेट रियलिटी है वो है ब्रह्म या परमात्मा। जिस दिन हमें वो ट्रू नॉलेज आ गया, जिस दिन हमने इस माया को समझ लिया कि इस दुनिया के अंदर जो आसपास में चीज़ें हैं वो माया हैं, रियल चीज़ें हैं नहीं। क्योंकि आप ही सोचिए ना, क्या ये रियल है? आप जिस टेबल पे बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, क्या ये रियल है? रियल का मतलब वो एटर्नल होगा ना, यूनिवर्सल होगा ना। लेकिन ये चेयर आज है, कल नहीं होगा, कल फिर से मैटर में मिल जाना है इसको। आपका खुद का शरीर या मेरा खुद का शरीर, ये तो आज नहीं तो कल फिर से इसको मिल जाना है मैटर में। लेकिन क्या रह जाएगा? सेल्फ। तो इस सेंस में वो कह रहे हैं कि ये रियल है, और हम इस मैटर को रियल समझने लगते हैं, हमारी कार, घर, क्योंकि हम इल्यूजन में हैं, माया है अभी हमारे, माया ने हमें हमारे नॉलेज को कवर कर रखा है। जिस दिन हमें इसका एहसास हो जाएगा, जिस दिन हमें इस बात का एहसास हो जाएगा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उस दिन हमारी समझ लीजिए कि ये माया हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाएगी और इस जगत को हम इससे जगत से हमें मुक्ति मिल जाएगी। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस वेदांत फिलॉसफी। जगत से मुक्ति मिलने का मतलब डेथ नहीं, जगत से मुक्ति मिलने का मतलब कि इस दुनिया के जो छोटी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये सब कुछ, वो पैसा, ये सब से हम ऊपर उठ जाएंगे। दैट वुड बी द ट्रू जीवन मुक्ति। एक होगी मुक्ति, और फिर बाद में जब हमारी डेथ होगी तो कहा जाता है जीवन मुक्ति। हमारा आत्मा अभी माया में है, इस कारण से हमें जगत में, हम मोह माया में फंसे हुए हैं। जिस दिन हमें एहसास हो जाएगा कि ये जगत तो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उस दिन हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए अगर कुछ सच्चाई है तो वो है मेरा आत्मा। और ये आत्मा जो है, वो आत्मा और जो अल्टीमेट रियलिटी है परमात्मा, उसमें कोई अंतर है नहीं। हम दोनों एक ही हैं। वी आर ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द परमात्मा। हम हायर सेल्फ का ही हिस्सा हैं। जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, किडनी, लंग्स, ये सब उस पर पूरे बॉडी का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, वैसे ही वी आर ऑर्गेनिकली रिलेटेड टू द परमात्मा, ब्रह्म। इस तरीके से दुनिया के जितने भी लोग हैं हमारे आसपास में, वो सब अभी माया में हैं, इल्यूजन में हैं, इसलिए वो जगत को सही मान रहे हैं। जिस दिन उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा ये जगत मिथ्या, जिस दिन उनका ये इल्यूजनरी नॉलेज हट जाएगा, उस दिन वो उनको ये ज्ञान हो जाएगा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। उस दिन उनको ये भी रियलाइज़ हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही तो ब्रह्म हूँ। अगर मैं ब्रह्म, जैसे हमारा लीवर, हमारा किडनी, हम ही तो हैं, वैसे ही हमें पता चल जाएगा हम तो ब्रह्म का ही हिस्सा है, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये दो मेन फिलॉसफी हैं वेदांता की। अगर आप तमाम उपनिषद पढ़िए तो उसमें से दो ही बातें मेन निकल के आएंगी, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर है नहीं। और इस तरीके से मुझ में, आप में और बाकी सब लोगों में कोई अंतर है नहीं। हम एक दूसरे को अलग अलग इसलिए देखते हैं क्योंकि अभी हम माया में हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक ही तो सच्चाई है पूरे दुनिया भर में, अल्टीमेट रियलिटी, एंड दैट इज ब्रह्म। अब उस ब्रह्म का एहसास करना ही मेन पर्पस है हमारे जीवन का। इस ब्रह्म का एहसास कर लिया और इस बात का एहसास कर लिया कि हम ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, हम वी आर ब्रह्म, तो वो होगा मुक्ति, वही होगा रियल पर्पस ऑफ आवर लाइफ। और यही बताया है वेदांत फिलॉसफी ने। अब ये ब्रह्म का रियलाइजेशन और हमारे और ब्रह्म का यूनिफिकेशन, उसको रियलाइज़ करने के लिए 4 रास्ते बताए गए हैं, 4 तरीके टू अटेन मुक्ति। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग या ज्ञान योग। कर्म योग में कैसा है कि आपको अपना जो भी कर्म है, जो भी आपकी ड्यूटी है, वो आपको सेल्फलेस तरीके से करना है, निष्काम तरीके से। ये कर्म योग की ही फिलॉसफी दी है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को, कि अगर तुम्हें सच में मुक्ति पानी है, तुम्हें सच में अगर ये एहसास करना है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एंड अहम ब्रह्मास्मि, तो तुम्हें अपना कर्म निष्काम तरीके से करना होगा। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग में आपको डिवाइन, भगवान की पूजा एकदम डिवोशनल तरीके से करनी होगी, भगवान में अपना ध्यान लीन करना होगा, तो आपको एक एहसास हो जाएगा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि। तीसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग इज़ ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल रीजनिंग विजडम। आप लॉजिकल तरीके से सोचेंगे, जैसे मैंने अभी आपको जो बताया ना, ये लॉजिक था कि मैं, आप, ये कार, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ रह जाएगा और ख़त्म हो जाएगा 10 साल, 20 साल, 30 साल में। लेकिन ये दुनिया, ये ब्रह्मांड इटर्नल टाइम से है और इटर्नल टाइम तक रहेगा। तो इन चीज़ों को अगर हम सच्चाई मानते हैं तो फिर ये हमारा इल्यूजन है, माया है, और क्या है, कुछ और नहीं। सो दीज थिंग्स आर नॉट ट्रू, दीज थिंग्स आर नॉट रियल। वाई? बिकॉज दे आर मोमेंटरी, दे आर फॉर जस्ट फॉर द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समुद्र के अंदर लहरें आती हैं, दे आर नॉट द ओशन इटसेल्फ। अगर आप लहरों में हो तो आपको ये लगेगा कि अरे दिस इज़ द ओशन ओनली, बट ऐसा नहीं है। ओशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग।
तो दीज वेव्स आर वेरी टेम्पोररी थिंग। वैसे ही ये जो दुनिया है हमारे आसपास में, दे आर टेम्पोररी, दीज आर द नॉट रियल अल्टीमेट ट्रूथ। तो लॉजिक से आप सोचेंगे तो आप कर रहे होंगे ज्ञान योग अचीव कर रहे होंगे। और फिर चौथा तरीका है राजयोग का। राजयोग में मेडिटेशन करके आप अगर एक ट्रांसेंडेंटल स्टेट में पहुंच जाते हैं मेडिटेशन कर करके, तो कहा जाएगा कि आपने राजयोग करके मुक्ति पा ली है। तो अगर शंकराचार्य जी की बात की जाए तो शंकराचार्य जी ज्ञान योग में बिलीव करते थे, यानी कि लॉजिक में बिलीव करते थे। उन्होंने लॉजिक दी हैं कई सारे, और अंत में जा कर के उन्होंने राजयोग भी कर लिया, मतलब उन्होंने यहाँ पे समाधि ले ली हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन करके। अब देखिए, अब अगर आप बात करें शंकराचार्य जी की या फिर माधवाचार्य की या रामानुजनाचार्य की, ये सब अलग अलग गुरु हैं जिन्होंने हिंदू फिलॉसफी को वापस से पॉपुलराइज़ किया है। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है शंकराचार्य, क्योंकि अब आपने ये फिलॉसफी समझ ली, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि। तो जगत जो है हमारे आसपास में वो तो फेक है, वो मिथ है, ठीक है। एक सच्चाई है हम आत्मा, दूसरी है परमात्मा। अब शंकराचार्य जी बिलीव्स इन अद्वैतवाद। अद्वैतवाद नॉन डुअल, यानी कि हम और हम ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दिस इज व्हाट शंकराचार्य बिलीव्ड। दिस इज व्हाट शंकराचार्य बिलीव्ड कि वी आर वन, ऑल आर वन एंड द सेम, यूनिटी इन ऑल रियलिटी। लेकिन बाकी दो और लोग हैं, जैसे माधवाचार्य, ही बिलीव इन द्वैतवाद। माधवाचार्य कहते हैं कि ठीक है, आत्मा जो है वो है, वो अल्टीमेट रियलिटी है, और हम अभी चूँकि माया में फंसे हैं इसलिए हमें ये दुनिया जगत सही लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों के बीच में एक रिलेशन जरूर है, जैसे पिता और बेटे का रिलेशन होता है, लेकिन यूनिटी का रिलेशन नहीं है, जैसे कि एक शरीर का उसके अलग अलग बॉडी पार्ट से, जैसे लीवर किडनी से रिलेशन होता है। दिस इज़ व्हाट माधवाचार्य बिलीव्ड कि ही बिलीव्ड। देखिए, अद्वैतवाद इज रिफ्लेक्टेड इन दिस कि आत्मा परमात्मा सब एक है। माधवाचार्य द्वैतवाद कि भाई आत्मा परमात्मा ये है, आत्मा अलग है, बेटा और पिता और पुत्र का रिलेशन है, फादर एंड द सन रिलेशन। और तीसरे हैं रामानुजनाचार्य, ये मानते हैं कि देखिए विशिष्ट अद्वैतवाद है, मतलब आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, लेकिन फिर भी आत्मा परमात्मा में थोड़े से अंतर हैं। दिस इज लाइक I am different from my fingers, my toe is different and me complete body is different। वैसे ही आत्मा जो है वो इस परमात्मा का हिस्सा जरूर है, लेकिन पूरी तरह से आत्मा और परमात्मा एक चीज़ नहीं है। अब ये लोग जो थे रामानुजनाचार्य या माधवाचार्य, दे बिलीव्ड इन भक्ति योग, और वहाँ से उन्होंने ये लेकर के आए हैं विशिष्ट अद्वैतवाद या द्वैतवाद। जबकि आपको पता है शंकराचार्य ही बिलीव्ड इन ज्ञान योग एंड लेटर ऑन ही टुक राजयोग। अब आपको बहुत सारी लॉजिकल बातें मैंने बताई हैं जो फिलॉसफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के काफ़ी काम आएंगी, लेकिन आपको अगर इतना नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, आपको चुपचाप से रट लेना है। द्वैतवाद गिवन बाय माधवाचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद बाय रामानुजनाचार्य एंड अद्वैतवाद गिवन बाय आदि शंकराचार्य। और पीटी पर्सपेक्टिव से आपको ये वाला डायग्राम देख लेना है कि इंडियन फिलॉसफी आस्तिक नास्तिक कौन होते हैं। ये बुद्धिज्म जैनिज्म नास्तिक हैं, और आस्तिक में भी थीस्टिक अथीस्टिक कौन है, ये रट लीजिए। तो मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, बट ये फिलॉसफी वाली बातें हैं, आई डोंट नो कि आपको कितना समझ में आया है। आप कुछ अगर समझ आया हो तो कमेंट करके बताइए, अगर कुछ ना समझ आया हो तो भी बताइए। आई अंडरस्टैंड कि इसमें समझना थोड़ा मुश्किल है, ये पूरी प्योर फिलॉसफी और पूरी इंडियन फिलॉसफी 10-15 मिनट में करा पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। चलिए, लेट अस टेक द नेक्स्ट आर्टिकल। It is taken from international segment. It is about global methane pledge. This topic is important from our syllabus paper for environment point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सरल शब्दों में अलग अलग गैस के लिए अलग अलग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल निकाला जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स इम्पैक्ट ऑफ ईच गैस ऑन ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग में हर गैस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग में हर गैस कितना पोटेंशियल है, मतलब कितनी अलग अलग गैस ग्लोबल वार्मिंग में कितनी ताकतवर है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, अलग अलग जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं सबकी काबिलियत तो एक बराबर होगी नहीं ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग करने की, तो अलग अलग गैसेस की क्या काबिलियत है, क्या पोटेंशियल है इन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मेजर किया जाता है, दैट इज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बाकी सारे गैसेस कितने ज़्यादा पावरफुल हैं इन ऑर्डर टू कॉज
ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होगा 1 होगा, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड अपने लेवल में यानी कि 1, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 1, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ मीथेन इज 21। इसका सरल सा मतलब यह है कि अगर 100 साल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाए एटमॉस्फेयर में और उतने ही वॉल्यूम के मीथेन गैस को छोड़ दिया जाए 100 साल के लिए इन एटमॉस्फेयर, तो मीथेन गैस से 21 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गैस इज 21 टाइम्स मोर पावरफुल ग्रीन हाउस गैस एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की बात की जाए तो इट इज़ 310 टाइम्स मोर पावरफुल एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 140 टू 11,700 टाइम्स मोर पावरफुल दैन कार्बन डाइऑक्साइड। per fluorocarbon is about 6,500 to 9,200 times more powerful as compared to carbon dioxide. And sulfur hexafluoride, it is most powerful greenhouse gas. It is about 24,000 more powerful than कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जितना वॉल्यूम का आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा उतना वॉल्यूम का सल्फर हेक्साफ्लोराइड छोड़ करके देखिए 100 सालों के लिए 23,24,000 गुना ज़्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग करेगा। सो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एज ए सेड इज अ मेजर ऑफ टोटल एनर्जी दैट ए गैस ऑब्जर्व्स ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली ओवर 100 ईयर्स एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब मीथेन गैस हमने देख लिया कि मीथेन गैस ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाकी सारे गैसेस की हम चिंता इसलिए ज़्यादा नहीं करते हैं। आपके मन में आएगा सर कार्बन डाइऑक्साइड अगर इतना कमज़ोर है बाकियों की तुलना में तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे क्यों पड़े हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन कम करो कम करो। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम रिलीज़ कर रहे हैं, बाकी सब जो है उसके सामने काफ़ी कम रिलीज़ होता है पर फ्लोरोकार्बन या सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसलिए उसके ज़्यादा हम चिंता नहीं करते। बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी ओवरऑल वॉल्यूम रिलीज काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर मिथेन है, मिथेन 21 गुना ज़्यादा पावरफुल है और उसका अच्छा खासा हम लोग इमिशन भी करते हैं। मीथेन आपको पता है इट इज़ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। मुझे लगता है इस बार एपीएससी जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये सवाल ही पूछ लिया था उन्होंने कि नेचुरल गैस के अंदर कौन सा गैस होता है, मेनली आंसर इज मीथेन। तो मीथेन गैस भी हम अच्छा खासा रिलीज करते हैं आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस इज 21 टाइम्स मोर पावरफुल एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एज फार एज ग्रीन हाउस गैस इज कंसर्न और ग्लोबल वार्मिंग इज कंसर्न। तो मीथेन गैस जो भी रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर का उसका लगभग 60% कम्स फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, मतलब इंसानों द्वारा किए गए एक्टिविटीज़ के कारण मोस्टली मीथेन इमिशन होता है। इंसानों द्वारा किए गए अलग अलग एक्टिविटी जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, राइस कल्टीवेशन उसमें आ जाएगा या फिर एनिमल रेयरिंग आ जाएगा, मैन्योर मैनेजमेंट, क्रॉप रेसिड्यू, ये सब जो मेन कारण है मीथेन रिलीज होने के इन द एटमॉस्फेयर। उसके अलावा और भी कारण है मीथेन रिलीज होने के एटमॉस्फेयर में, जैसे कि लैंडफिल्स, ऑयल, नेचुरल गैस सिस्टम, माइनिंग, कोल बर्निंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, वहाँ से भी मीथेन आते हैं। लेकिन लगभग 50% से भी ज़्यादा मीथेन ओवरऑल, देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग कि मीथेन भी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और पूरे दुनिया भर का जो भी मीथेन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में उसका लगभग 60% ह्यूमन फैक्टर्स के कारण रिलीज होता है। और ह्यूमन फैक्टर्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, जहाँ से सबसे ज़्यादा मीथेन रिलीज होता है। तो अगर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को हम थोड़ा सा मैनेज कर पाएँ तो मीथेन के इमिशन को कुछ हद तक काउंटर किया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। तो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में कैसा है कि जब हम राइस कल्टीवेशन करते हैं तो राइस आपको पता है कि सोइंग के टाइम में वाटर लॉगिंग चाहिए, तो अंडर वाटर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एनएरोबिक कंडीशंस में वो रेस्पिरेशन करते हैं। एनएरोबिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में लैक ऑफ ऑक्सीजन के कंडीशंस में वो रेस्पिरेशन करते हैं और उस प्रोसेस में वो फिर मीथेन गैस रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से राइस कल्टीवेशन के टाइम में जो बैक्टीरियाज हैं अंडर सॉइल वो मीथेन रिलीज करते हैं। उसके अलावा जो हमारे एनिमल्स हैं खासकर इस तरह काऊ वगैरह, रूमेंटिंग एनिमल्स जो डाइजेशन, जिनके पेट में अलग अलग तरह के माइक्रोब्स होते हैं विच हेल्प ड्यूरिंग द डाइजेशन, और ये माइक्रोब्स इनको डाइजेशन में मदद तो करते हैं बट एट द सेम टाइम दे लीड टू अ लॉट ऑफ मीथेन फॉर्मेशन एंड दैट मीथेन इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ बर्पिंग और बेल्चिंग। तो ये एक प्रॉब्लम है काऊ के कारण या अलग अलग काऊ और उससे जैसे बाकी सारे कैटल्स के कारण जब वो रूमिनेट करते हैं यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारा मीथेन निकलता है, या राइस कल्टीवेशन के टाइम में बहुत सारा मीथेन निकलता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से 21 गुना ज़्यादा है। तो इसी कारण से दुनिया भर के देशों ने खासकर 2 यूनिट जो हैं, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मिल करके एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है ग्लोबल मीथेन
pledge. This initiative was brought in this year September only, where the target is to cut down methane emission by 30% ऑफ इट्स 2020 लेवल बाई 2030। तो जो भी 2020 में मिथेन इमिशन हो रहा था उसको 30% तक कट डाउन कर दिया जाए 2030 तक। ऐसा यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिल करके प्लेज लिया है, जिसका नाम दिया गया है ग्लोबल मिथेन प्लेज। अब दुनिया के लगभग 104 देशों ने इसको साइन कर दिया है, यानी कि दुनिया के 104 देशों ने ग्लोबल मिथेन प्लेज ले लिया है। बिकॉज स्टार्ट तो किया था यूएस और यूरोपियन यूनियन ने मिल करके, लेकिन ये जो अभी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 चल रही है ग्लासगो में, वहाँ पे इन दोनों ही देशों ने या यूनिट्स ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मिल करके इसको फॉर्मली पूरे दुनिया भर के लिए लॉन्च कर दिया। कैसे हमने जैसे वन सन वन ग्रिड इसको पूरे दुनिया भर में लॉन्च कर दिया एट कॉप नंबर 26, वैसे ही इन्होंने मिथेन गैस प्लेज को यूएस ने और यूरोपियन यूनियन ने पूरे दुनिया भर के लिए लॉन्च कर दिया। बोले जो जो इसको ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। इसके बाद बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन कर लिया। अबाउट 104 कंट्रीज हैव साइंड इट सो फार। इंडिया विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मिथेन गैस इमिशन इज़ येट टू साइन इट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट इज अबाउट मास फिशेस किल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज है लेकिन इसका मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से देखते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो चाइना से बॉर्डर वाला रीजन है, वहाँ पे 13 अक्टूबर को एक अर्थक्वेक आया। छोटा सा अर्थक्वेक था, लगभग 3.4 मैग्नीट्यूड का। लेकिन इस अर्थक्वेक के कारण क्या हुआ कि काफ़ी सारे लैंडस्लाइड्स हुए, और लैंडस्लाइड्स मेनली हैपेंड इन द कामेंग रिवर एरिया। और कामेंग रिवर एरिया में लैंडस्लाइड्स होने के कारण हुआ क्या कि जो रिवर बेड है वो काफ़ी हद तक फ्लडेड हो गया विथ सिल्ट्स एंड सैंड्स, जिस कारण से बहुत सारी मछलियों की डेथ हो गई एंड फिशेस का हैबिटेशन डिस्ट्रॉय हो गया, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। ये छोटा सा न्यूज है। अब इसका मेंस में कैसे इस्तेमाल करें, ना पीटी में ना मेंस में आपसे डायरेक्ट सवाल ये नहीं पूछा जा रहा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा, ये कामेंग रिवर देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनका क्या क्या हमारे जीवन पे असर पड़ता है। तो अलग अलग असर बताएंगे, लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज, वो सब तो आप बताएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस ये सब तो आप बताएंगे नहीं, इकोनॉमी को चैलेंज पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड को चैलेंज आता है डिजास्टर का, वो सब तो इम्पैक्ट बताएंगे। आप साथ साथ ये भी लिख सकते हैं, वन ऑफ द चैलेंज और वन ऑफ द outcome, negative outcome of disasters like earthquake or landslide is that it leads to damage to the ecosystem and habitats of different species। वहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हैपेंड earthquake and landslide in Arunachal Pradesh caused damage of thousands of fishes because of their destruction in Kameng River area। The next article is taken from economy segment. It is about 5 years of demonetization. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view। तो देखिए, डिमोनेटाइजेशन के 5 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन लॉन्च किया गया था, मतलब किया गया था, आई होप आपको याद होगा। और डिमोनेटाइजेशन के मेनली 2 ही ऑब्जेक्टिव थे। पहला, टू कर्ब ब्लैक मनी इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो भी ब्लैक मनी उसको फ्लश आउट कर दिया जाए। और दूसरा, प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन एज मेन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, और कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज किया जाए। तो कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करना और डिजिटल ट्रांजैक्शन को मेन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन बनाना, ये ऑब्जेक्टिव के साथ डिमोनेटाइजेशन लॉन्च किया गया था। ब्लैक मनी की अगर बात की जाए तो उसमें हमारा जो अप्रोच था वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। जो डाटा हम देखते हैं अगर, तो हमें पता चलेगा कि लगभग भारत सरकार की उम्मीद थी कि पूरे इकोनॉमी के अंदर लगभग 17 लाख करोड़ करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में है, जिसमें से 3 लाख करोड़ ब्लैक मनी है, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद बैंक में ला कर के लोग एक्सचेंज नहीं करेंगे, उसको कहीं जला देंगे, कहीं रिवर में फेंक देंगे, और इस तरीके से 3 लाख करोड़ की जो करेंसी है वो फ्लश आउट हो जाएगी फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी। ये पहली उम्मीद थी कि लगभग 3 लाख करोड़ ब्लैक मनी है जो लोग एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे बैंक से, क्योंकि बताना पड़ेगा ना बैंक जाकर के कि पैसा आया कहाँ से, एंड पीपल विल नॉट एक्सचेंज इट, एंड दैट इज़ वाई पीपल विल हैव टू फ्लश इट आउट, एंड दैट इज़ हाउ 3 लाख करोड़ ऑफ ब्लैक मनी विल बी फ्लश्ड आउट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, अगर आरबीआई का डाटा देखा जाए, आरबीआई ने डिमोनेटाइजेशन पे बाद में डाटा रिलीज़ किया, उसमें उन्होंने कहा कि बस 10,720 करोड़ जो करेंसी है वो बैंक्स में नहीं पहुंची, अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल द करेंसी दैट वाज इन सर्कुलेशन इन द इंडियन इकोनॉमी रीच्ड द बैंक्स एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू न्यू टाइप ऑफ करेंसी। तो मतलब ब्लैक मनी को फ्लश आउट करने वाला जो ऑब्जेक्टिव था वो तो पूरा नहीं हुआ। इसमें 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो
उतना ब्लैक मनी था ही नहीं जितना सरकार एंटिसिपेट कर रही थी, और या तो फिर ब्लैक मनी अगर था भी तो बैंक्स से लोगों ने उसको कन्वर्ट करा लिया और ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करा लिया। तो बैंक्स के ही थ्रू उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट कर लिया। देयर माइट बी टू रीजन्स और टू एक्सप्लेनेशन वाई नॉट मच करेंसी वॉज फ्लश्ड आउट, यही दो हो सकते हैं। दूसरा, अगर कैश ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। हाल फिलहाल में आरबीआई डाटा रिलीज़ करा है उन्होंने कैश ट्रांजैक्शन को लेकर के, तो उन्होंने कहा है कि कैश ट्रांजैक्शन अभी भी मेन मोड है ट्रांजैक्शन का हमारे देश में। दो RBI has been pushing for less cash society, but still cash has remained one of the main source of transaction in our country, preferred mode of payment in our country। हाल फिलहाल का एक डाटा रिलीज़ किया RBI में, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज के टाइम में 8 अक्टूबर 2021 का डाटा है ये, हमारे देश के अंदर लगभग 28 लाख करोड़ कैश सर्कुलेशन में है, मनी सर्कुलेशन में है, विच इज़ अबाउट 57% हाइयर एज कम्पेयर टू द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के टाइम में लगभग 17 लाख करोड़ था सर्कुलेशन में, आज 28 लाख करोड़ है। तो मतलब कैश ट्रांजैक्शन अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, एंड कैश इज़ येट द स्टिल द मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट। तो डिमोनेटाइजेशन का इस फ्रंट पे भी कोई खास सक्सेस नहीं रहा। The next article is taken from Assam segment. It is about rare species of wild rice. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए, एक नया तरह का स्पीसीज राइस का नया तरह का स्पीसीज हमें मिला है हमारे स्टेट असम में। ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में मिला, लगभग 1 साल पहले मिल गया था। ये रेयर राइस स्पीसीज का नाम है ओर्जिया रूफी पोगोन। ये जो ओर्जिया रूफी पोगोन है एक रेयर species of wild rice है, which was found in about 2 hectare plot in Borjuli टी estate in सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। इसको हम लोग ब्राउन ब्रेड राइस भी कहते हैं। इस राइस की खासियत ये है कि ये सालों भर उग सकता है, इसको बहुत कम पानी चाहिए, सैलो वाटर चाहिए, और सबसे खासियत है कि ये फ्लड रेजिस्टेंट है। तो हमारे स्टेट असम के अंदर फ्लड तो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। अगर इस राइस को कॉमर्शियलाइज़ किया जाए, लार्जर स्केल पे उगाया जाए, तो आप सोचिए कि फ्लड के कारण होने वाले डैमेज को बहुत हद तक मिटिगेट किया जा सकता है। और इसी कारण से ICAR इस राइस को स्टडी कर रही है कि कैसे इसके स्केल को बढ़ाया जा सके और इसको लार्जर स्केल पे, कॉमर्शियल स्केल पे उगाया जाए। ये राइस जब पिछले साल डिस्कवर की गई थी, जब इसके बारे में पता चला था पिछले साल, तो उसी टाइम से ये जो 2 हेक्टेयर वाला एरिया है जहाँ पे ये राइस लगभग मिला था, वाइल्ड राइस, उसको असम सरकार ने एक्वायर कर लिया। एंड नाउ द गवर्नमेंट ऑफ असम इज इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग इट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो क्या होता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, वो भी समझ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसमें कैसा होता है कि कोई भी ऐसा एरिया जिसकी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो रिचनेस है उसके अलग अलग फ्लोराज एंड फौनाज की, अगर वो बायोडाइवर्सिटी वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उसका इकोलॉजी काफ़ी यूनिक है उसका, अगर तो वैसे एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा सकता है। और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ लोकल बॉडीज़। तो हमारी स्टेट सरकार, असम सरकार बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकती है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 37 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट, अगर उस एरिया का जो भी बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोराज एंड फौनाज, वो काफ़ी यूनिक हो, इम्पॉर्टेंट हो। तो हमारे देश के अंदर टोटल 18 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स अभी तक डिक्लेयर हुए हैं। आपको APSC प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक बात याद रखनी है, अगर आप APSC एस्पिरेंट है तो, कि हमारे स्टेट असम में बस एक ही बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, एंड दैट इज मजूली डिस्ट्रिक्ट। तो मजूली इज द ओनली हेरिटेज साइट इन असम। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोवैक्स प्लेटफॉर्म, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय दीज 3 ऑर्गेनाइजेशंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड विल गेट वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट through this platform? No, this is wrong. Most of the poor countries will get it in subsidized rate but not free of cost. So the correct answer will be option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.